अंबिका, यह अवसर देखने के लिए ही तो मैंने आज तक का जीवन जिया है। इतना बड़ा सौभाग्य हमारे क्षुद्र जीवन में कहाँ समा सकता है। विलोम, बैठ जाओ अंबिका। आज ग्राम के पास तुम्हारी बात सुनने का अवकाश नहीं है। ग्राम के लोग आज व्यस्त हैं। उन्हें बाहर से आए अतिथियों के लिए कई तरह की सामग्री जुटानी है। अतिथि आज यहाँ पत्थर तक बटोर कर ले जाना चाहते हैं। यहाँ के पत्थर आज बहुत मूल्यवान समझे जाने लगे हैं। मल्लिका, यहाँ के पत्थर पहले भी मूल्यवान थे आर्य। विलोम, यह और बात है कि पहले किसी ने उनका मूल्य समझा नहीं है। अंबिका, तो जाकर तुम भी बटोर क्यों नहीं लेती? संभव है फिर लोग यहाँ कोई पत्थर शेष ना रहने दे और तुम्हारी भावना के लिए कोई आधार ही ना रह जाए। मल्लिका, बैठ जाओ माँ, तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। विलोम, ग्राम में चारों ओर बहुत उत्साह है। यह दिन इस प्रदेश के जीवन का सबसे बड़ा उत्सव है। लोग आज अपने पशुओं की चिंता नहीं कर रहे। वे अतिथियों के लिए भोजन और पान की सामग्री जुटाने में व्यस्त हैं। उस सामग्री में कुछ हरिण शावक भी होंगे जो राजकन्या के विशेष आदेश पर एकत्रित किए जा रहे हैं। मल्लिका, यह सच नहीं। विलोम, सच नहीं। इंद्र वर्मा और विष्णुदत्त को राजकन्या ने स्वयं आदेश दिया है कि। मल्लिका, उस आदेश का कुछ और अर्थ भी हो सकता है। विलोम, और अर्थ? क्या और अर्थ हो सकता है? क्या राजकन्या हरिण शावकों से खेला करेगी या उज्जैनी के कलाकार उनकी अनुकृतियां बनाएंगे? यह भी एक मनोरंजक विषय है कि राज परिवार के साथ आए राजधानी के कलाकार आज यहाँ की हर वस्तु की अनुकृतियां बनाते घूम रहे हैं। यहाँ का कोई पेड़ पत्ता तिनका शेष नहीं रहेगा जिनकी वे अनुकृति बनाकर नहीं ले जाएंगे। मल्लिका, इसका भी कुछ दूसरा अर्थ हो सकता है? विलोम, मैं कब कहता हूँ कि दूसरा अर्थ नहीं है। अर्थ बहुत स्पष्ट है। वे यहाँ की हर वस्तु को विचित्र के रूप में देखते हैं और उस वैचित्र को यहाँ से जाकर दूसरों को दिखाना चाहते हैं। तुम, मैं, यह घर, ये पर्वत सब उनके लिए विचित्र के उदाहरण हैं। मैं तो उनकी सूक्ष्म और समर्थ दृष्टि की प्रशंसा करता हूँ जो यहाँ वैचित्र नहीं वहाँ की वैचित्र देख लेती है। एक कलाकार को मैंने यहाँ की धूप में अपनी छाया की अनुकृति बनाते देखा है। अंबिका, यहाँ की धूप में उन्हें अपनी छायाएं अवश्य और सी लगती होगी। वह कौन सी राक्षसी थी जो जिस काम किसी जीव को उसकी छाया से पकड़ लेती थी? मैं चाहती हूँ मैं ही वह राक्षसी होती जिससे आज मैं। मल्लिका, तुमसे कहा माँ, तुम विश्राम करो, बात मत करो। आर्य, विलोम, माँ का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इन्हें इस समय विश्राम करने दीजिए। विलोम, हाँ। अंबिका को तुम अंदर ले जाओ। ग्राम का उत्सव कोलाहल अंबिका के मन को और अशांत करेगा। मैं तो केवल उत्सव की सूचना देने आया था। आश्चर्य है कि कालिदास ने यहाँ आना उचित नहीं समझा। कल तो सुनते हैं वे लोग चले भी जाएंगे। अंबिका, उसने आना उचित नहीं समझा क्योंकि वह जानता है अंबिका अभी जीवित है। विलोम, परंतु मैं समझता हूँ वह एक बार आएगा अवश्य। उसे आना चाहिए। व्यक्ति किसी संबंध को ऐसे नहीं तोड़ता, और विशेष रूप से वह जिसे एक कवि का कोमल हृदय प्राप्त हो। तुम क्या सोचती हो मल्लिका? उसे एक बार आना नहीं चाहिए? मल्लिका, मैंने आपसे अनुरोध किया है आर्य विलोम कि इस समय माँ को विश्राम करने दीजिए। आपकी बातों से माँ का मन विक्षुब्ध होता है। विलोम, मेरी बातों से अंबिका का मन विक्षुब्ध होता है। मैं समझता हूँ उसके कारण दूसरे हैं। अंबिका जानती है कि किन कारणों से उसका मन विक्षुब्ध होता है। मैं भी उन कारणों को समझता हूँ, इसलिए बहुत सी बातें जो अंबिका के मन में रहती है मैं मुँह से कह देता हूँ। तुम्हें मेरा यहाँ होना अखर रहा है। मैं जानता हूँ यह कोई नई बात नहीं है, परंतु मैं कुछ देर और यहाँ रहना चाहता हूँ। पर्वत शिखर की ओर से एक अश्वारोही को आते देख रहा हूँ। संभव है इस बार कुछ क्षणों के लिए वह यहाँ रुकना चाहे। उस स्थिति में मैं भी उससे कुशल क्षेम पूछ लूँगा। मेरी उससे पुरानी मित्रता है। मल्लिका, आर्य विलोम, उस स्थिति में आपका यहाँ होना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। आप उनसे मिलना चाहें तो उसके लिए यही एक स्थान नहीं है। विलोम, परंतु यही स्थान क्या बुरा है? उसके जाने के दिन भी हम यहीं पर मिले थे। वर्षों के बाद उसी स्थान पर मिलने से अंतराल का अनुभव नहीं होगा। मल्लिका, मैं अनुरोध करती हूँ कि आप इस समय यहाँ ठहरने का हठ ना करें। मैं कह रही हूँ आप चले जाएं। यह मेरा घर है। मैं नहीं चाहती आप इस समय मेरे घर में हो। माँ, इनसे कहो यहाँ से चले जाएं। मैं नहीं चाहती इस समय यहाँ कोई अयाचित स्थिति उत्पन्न हो। तुम स्वस्थ नहीं हो और मैं नहीं चाहती कि कोई भी ऐसी बात हो जिसका तुम्हारे स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़े। मल्लिका, आर्य विलोम, मैंने आपसे कहा है आप यहाँ से चले जाएं। आप नहीं जानते कि? विलोम, चला जाता हूँ। मैं नहीं चाहता मेरे कारण यहाँ कोई अयाचित स्थिति उत्पन्न हो। परंतु क्या अयाचित स्थिति उत्पन्न हो सकती है? जान सकता हूँ? क्यों अंबिका, मेरे यहाँ रहने से क्या अयाचित स्थिति उत्पन्न हो सकती है? अंबिका, मैं जानती थी, आज नहीं।
तब से ही जानती थी, वह आता तो मुझे आश्चर्य होता। अब मुझे आश्चर्य नहीं है, कोई आश्चर्य नहीं। प्रसन्नता है कि मैं उसके संबंध में ठीक सोचती थी। जीवन एक भावना है, कोमल भावना, और बहुत बहुत कोमल भावना विलोम। परंतु मुझे खेद है, वर्षों से इस दिन की प्रतीक्षा थी। अपनी मित्रता पर भरोसा भी था, परंतु अब भरोसा नहीं रहा। संभवतः यह मित्रता एक और से ही था। उसने कभी हमें अपनी मित्रता के योग्य नहीं समझा। फिर समान की समान से मित्रता होती है। मल्लिका सहसा उठ खड़ी होती है। उसकी आंखों से हताशा की कठोरता झलक रही है। मल्लिका, आर्य विलोम, मैं फिर कह रही हूँ आप चले जाएं, अन्यथा वास्तव में ही यहाँ एक अयाचित स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। विलोम, ऐसा? तब तो मुझे अवश्य चले जाना चाहिए। अच्छा अंबिका, तुम्हारे स्वास्थ्य की मुझे बहुत चिंता रहती है। जहाँ तक संभव हो घृत और मधु का सेवन करो। मैंने अभी अभी नया मधु निकाला है, आवश्यकता हो तो मैं तुम्हारे लिए। मल्लिका, हमें मधु की आवश्यकता नहीं है, हमारे घर में मधु पर्याप्त मात्रा में है। विलोम, ऐसा? अच्छा अंबिका, पर कभी मधु की आवश्यकता पड़ ही जाए तो संकोच मत करना। अंबिका, मल्लिका, अंबिका, अब भी रोती हो? उसके लिए, उस व्यक्ति के लिए जिसने? मल्लिका, उसके संबंध में कुछ मत कहो माँ, कुछ मत कहो, कुछ मत कहो माँ, उसके संबंध में मैं कुछ नहीं सुन सकती। अगला अंक है हमारा अंक 3। ठीक है, कुछ वर्षों के बाद। वर्षा और मेघ गर्जन का शब्द पर्दा उठने पर ही प्रकोष्ठ एक दीपक जल रहा है। प्रकोष्ठ की स्थिति में पहले से बहुत अंतर दिखाई देता है। सब कुछ जर्जर और अस्त व्यस्त है। यहाँ से हमारी प्रारंभ हो चुकी है तीसरा अंक। क्या है इसमें? मातुल। मल्लिका, मल्लिका कौन है? मातुल, मैं हूँ मातुल। देखो वर्षा ने मातुल की क्या दुर्गति की है। मल्लिका, आर्य मातुल, आप इस वर्षा में? मातुल, वर्षा से बचने के लिए तुम्हारे घर के सिवा कोई शरण नहीं था। सोचा जो हो मातुल के लिए आज भी तुम वही मल्लिका हो। यह आषाढ़ की वर्षा तो मेरे लिए काल हो रही है। पहले जब 2 पैरों पर चल लेता था तो मैंने कभी भारी से भारी वर्षा की चिंता नहीं की, परंतु अब यह स्थिति नहीं है कि बैसाखी आगे रखता हूँ तो पैर पीछे को फिसल जाता है, और पैर आगे रखता हूँ तो बैसाखी पीछे फिसल जाती है। यह जानता है कि राजप्रसाद में रहकर पाँव तोड़ बैठूंगा तो कभी ग्राम छोड़कर वहाँ ना जाता। अब पीछे से मेरा घर भी उन लोगों ने ऐसा कर दिया है कि कहीं पैर टिकता ही नहीं। इन चिकने शिलाखंडों से तो वह मिट्टी ही अच्छी थी जो पैर को पकड़ती तो थी। मैं तो अब घर के रहते बेघर हो रहा हूँ, ना बाहर रहते बनता है और ना अंदर। उन श्वेत शिलाखंडों के दर्शन से ही मुझे प्रसाद का स्मरण होता है, जहाँ रहकर एक पाँव तोड़ आया हूँ। मल्लिका, खड़े रहने में कष्ट होगा, आसन ले लीजिए। मातुल, मुझे कोई पूछे तो मैं कहूँगा कि राजप्रसाद में रहने से अधिक कष्टकर स्थिति संसार में हो ही नहीं सकती। आप आगे देखते हैं तो प्रतिहारी जा रहे हैं, पीछे देखते हैं तो प्रतिहारी आ रहे हैं। सच कहता हूँ, मुझे कभी पता ही नहीं चल पाया कि प्रतिहारी मेरे पीछे चल रहे हैं या मैं प्रतिहारियों के पीछे चल रहा हूँ। और इससे भी कष्टकर स्थिति मुझे यह थी कि जिन व्यक्तियों को देखकर मेरा आदर से सिर झुकाने को मन करता था, वे मेरे सामने सिर झुका देते थे। मेरे सामने बताओ मातुल, में ऐसा क्या है जिसके आगे कोई सिर झुकाएगा? मातुल, न देवी है, न देवता, न पंडित है, न राजा, तो फिर क्यों कोई सिर झुकाएगा, मातुल की वंदना करे? परंतु नहीं, लोग मातुल की तो क्या, मातुल के शरीर से उतरे वस्त्रों तक की वंदना करने को प्रस्तुत थे। और मैं बार बार अपने को छूकर देखता था कि मेरा शरीर हार मांस का ही है या चिकने पत्थर का हो गया है, जैसे मंदिरों में देवी देवताओं का होता है। यहाँ आकर सबसे बड़ा सुख यही है कि ना कोई झुककर मेरी वंदना करता और ना ही मुझे भ्रम होता कि मैं आगे चल रहा हूँ या प्रतिहारी आगे चल रहे हैं। केवल यह वर्षा मुझसे नहीं सही जाती। मल्लिका, वस्त्र सुखाने के लिए आग जला दूं? मातुल, तुमने घर की क्या अवस्था कर रखी है अंबिका के ना रहने से? अच्छा, अंबिका की अब मृत्यु हो चुकी है। ठीक है, तीसरे अंक में अंबिका अब जीवित नहीं है। अंबिका के न रहने से घर की व्यवस्था ही नहीं रही है। यह ठीक है कि प्रियंगु मंजरी ने तुम्हारे लिए जो कुछ वस्त्र और स्वर्ण मुद्राएं भिजवाई थी जो तुमने लौटा दी। मल्लिका, मुझे उनकी आवश्यकता नहीं थी। मातुल, और इस घर के परिसंस्कार के लिए भी उसने स्थापत्यों से कहा था। मल्लिका, मैंने किसी परिसंस्कार की आवश्यकता नहीं समझी। आग जला दूं? मातुल, नहीं। वर्षा थम रही है, हल्की हल्की बूंदें हैं। किसी तरह घसीटता हुआ पैर घर पहुंच जाऊं तो वहीं वस्त्र सुखाऊंगा। कहीं फिर धारासार बरसने लगा तो बस। तुमने कश्मीर का कुछ समाचार सुना है? मल्लिका, मैं हर समय घर में ही रहती हूँ, कहीं का भी समाचार कैसे सुन सकती हूँ? मातुल, मैंने सुना है, विश्वास नहीं होता, परंतु होता भी है। राजनीति में भी कुछ असंभव नहीं है। जितना संभव है कि ऐसा ना हो, उतना ही संभव है कि ऐसा हो, और यह भी संभव है कि जो हो वह ना हो। मल्लिका, परंतु समाचार क्या है? मातुल, समाचार यह है कि सम्राट का निधन हो गया है। कश्मीर के विद्रोही शक्तियां सिर उठा रही हैं। वहीं से आए एक आहत सैनिक का कहना है कि कालिदास ने कश्मीर छोड़ दिया है।
मल्लिका, उन्होंने कश्मीर छोड़ दिया है और अब पुनः उज्जैनी चले गए हैं। मातुल, नहीं, उज्जैनी नहीं गया होगा। वहाँ के लोगों का तो कहना है कि उसने संन्यास ले लिया है और काशी चला गया है, परंतु मुझे विश्वास नहीं होता। उसका राजधानी में इतना मान है। यदि कश्मीर में रहना संभव नहीं था तो उसे सीधे राजधानी चले जाना चाहिए था, परंतु असंभव भी नहीं है। एक राजनीतिक जीवन, दूसरे कालिदास। मैं आज तक दोनों में से किसी की भी धोड़ी नहीं पहचान पाया। मैं समझता हूँ कि जो कुछ मैं समझ पाता हूँ सत्य सदा उसके विपरीत होता है, और मैं जब उस विपरीत तक पहुँचने लगता हूँ तो सत्य उस विपरीत से विपरीत हो जाता है। अतः मैं जो कुछ समझ पाता हूँ वह सदा झूठ होता है। इससे अब तुम निष्कर्ष निकाल लो कि सत्य क्या हो सकता है, कि उसने संन्यास ले लिया है या नहीं लिया है। मैं समझता हूँ कि उसने संन्यास नहीं लिया है, इसलिए सत्य यही होना चाहिए कि उसने संन्यास ले लिया है और काशी चला गया है। मल्लिका, नहीं, यह सत्य नहीं हो सकता। मेरा हृदय इसे स्वीकार नहीं करता। मातुल, मैंने तुमसे क्या कहा था कि मैं जो कहूँगा वह कभी सत्य नहीं हो सकता, इसलिए मैं कुछ नहीं कहता। वह काशी गया तो भी मैं झूठा, नहीं गया तो भी मैं झूठा, यह तो ठीक है। मल्लिका, नहीं, तुम काशी नहीं गए, तुमने संन्यास नहीं लिया। मैंने इसलिए तुमसे यहाँ से जाने के लिए नहीं कहा था। मैंने इसलिए भी नहीं कहा था कि तुम जाकर कहीं का शासन भार संभालो। फिर भी जब तुमने ऐसा किया, मैंने तुम्हें शुभकामनाएं दी। यद्यपि प्रत्यक्ष तुमने वे शुभकामनाएं ग्रहण की। मैं यद्यपि तुम्हारे जीवन में नहीं रही, परंतु तुम मेरे जीवन में सदा बने रहे। वाह, ऐसा प्रेम होना चाहिए जैसा मल्लिका कालिदास से कर रही हैं। मैं यद्यपि तुम्हारे जीवन में नहीं रही, परंतु तुम मेरे जीवन में सदा बने रहे। मैंने कभी तुम्हें अपने घर से दूर नहीं होने दिया। तुम रचना करते रहे और मैं समझती रही कि मैं सार्थक हूँ, मेरे जीवन की भी कुछ उपलब्धि है। और आज तुम मेरे जीवन को इस तरह निरर्थक कर दोगे। तुम जीवन से तटस्थ हो सकते हो, परंतु मैं अब तटस्थ नहीं हो सकती। क्या जीवन को तुम मेरी दृष्टि से देख सकते हो? जानते हो मेरे घर के ये वर्ष कैसे व्यतीत हुए हैं? मैंने क्या क्या देखा है, क्या से क्या हुई हूँ। इस जीव को देखते हो, पहचान सकते हो? यह मल्लिका है जो धीरे धीरे बड़ी हो रही है, और माँ के स्थान पर अब मैं उसकी देखभाल करती हूँ। यह मेरे अभाव की संतान है। जो भाव तुम थे वह दूसरा नहीं हो सका, परंतु अभाव के कोष्ठ में किसी दूसरे की जानी कितनी कितनी आकृतियां हैं। जानते हो, मैंने अपना नाम खोकर एक विशेषण उपार्जित किया है, और अब मैं अपनी दृष्टि में नाम नहीं केवल विशेषण हूँ। व्यवसायी कहते थे उज्जैनी में अपवाद है, तुम्हारा बहुत सा समय वरांगनाओं के सहवास में व्यतीत होता है, परंतु तुमने वरांगना का यह रूप भी देखा है। आज तुम मुझे पहचान सकते हो। मैं आज भी उसी तरह पर्वत शिखर पर जाकर मेघवालाओं को देखती हूँ, उसी तरह ऋतुसंहार और मेघदूत की पंक्तियाँ पढ़ती हूँ। मैंने अपने भाव के कोष्ठ को रिक्त नहीं होने दिया, परंतु मेरे अभाव की पीड़ा का अनुमान लगा सकते हो? नहीं, तुम अनुमान नहीं लगा सकते। तुमने लिखा था कि एक दोष गुणों के समूह में उसी तरह छिप जाता है जैसे चांद की किरणों में कलंक, परंतु दारिद्र्य नहीं छिपता, 100 गुणों में भी नहीं छिपता। नहीं छिपता, छिपता ही नहीं, 100 गुणों को छा लेता है, एक एक करके नष्ट करता है। परंतु मैंने यह सब सह लिया इसलिए कि मैं टूटकर भी अनुभव करती रही कि तुम बन रहे हो, क्योंकि मैं अपने को अपने में न देखकर तुम में देखती थी। और आज यह सुन रही हूँ कि तुम सब छोड़कर संन्यास ले रहे हो, तटस्थ हो रहे हो, उदासीन। मुझे मेरी सत्ता के बोध से इस तरह वंचित कर दोगे। वही आषाढ़ का दिन, उसी तरह का मेघ गरज रहे हैं, वैसी ही वर्षा हो रही है, वही मैं हूँ, उसी घर में हूँ, किंतु मल्लिका। कालिदास, संभवतः पहचानती नहीं हो? मल्लिका, अच्छा, अब कालिदास का एंट्री हो चुका है, मल्लिका के पास वो आए हैं उनसे मिलने के लिए। ठीक है, कालिदास बोलते हैं संभवतः पहचानती नहीं हो, और ना पहचानना ही स्वाभाविक है, क्योंकि मैं वह व्यक्ति नहीं हूँ जिसे तुम पहले पहचानती रही हो। दूसरा व्यक्ति हूँ, और सच कहूँ तो वह व्यक्ति हूँ जिसे मैं स्वयं नहीं पहचानता। तुम इस तरह जड़ सी क्यों खड़ी हो? मुझे देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। मल्लिका, आश्चर्य? मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि तुम हो, और मैं जो तुम्हें देख रही हूँ वास्तव में मैं ही हूँ। कालिदास, देख रहा हूँ कि तुम भी वह नहीं हो, सब कुछ बदल गया है। यह संभव है कि परिवर्तन केवल मेरी दृष्टि में हुआ है। मल्लिका, मुझे विश्वास नहीं होता कि यह स्वप्न नहीं है। कालिदास, नहीं, स्वप्न नहीं है, यथार्थ है कि मैं यहाँ हूँ। दिनों की यात्रा करके थका टूटा हारा यहाँ आया हूँ कि एक बार यहाँ के यथार्थ को देख लूँ। मल्लिका, बहुत भीग गए हो, मेरे यहाँ सूखे वस्त्र तो नहीं है, पर मैं
कालिदास, मेरे भीगे होने की चिंता मत करो। जानती हो, इस तरह भीगना भी जीवन की एक महत्वाकांक्षा हो सकती है। वर्षों के बाद भीगा हूँ, अभी सूखना नहीं चाहता। चलते चलते बहुत थक गया था, कई दिन ज्वर आता रहा, परंतु इस वर्षा से जैसे सारी थकान मिट गई है। मल्लिका, बहुत थक गए हो? कालिदास, थक गया था, अब भी थका हूँ, परंतु वर्षा ने थकान कम कर दी है। मल्लिका, तुम सचमुच पहचाने नहीं जाते। कालिदास, और तुम ही कहाँ पहचानी जाती हो? यह घर भी कितना बदल गया है, और मैं आशा कर रहा था कि सब कुछ वैसा ही होगा, ज्यों का त्यों, यथास्थान, पर कुछ भी तो यथास्थान नहीं है। तुमने सब कुछ बदल दिया है, सब कुछ बदल दिया है। मल्लिका, मैंने नहीं बदला। कालिदास, जानता हूँ तुमने नहीं बदला, परंतु मल्लिका, मैंने नहीं सोचा था कि यह घर कभी मुझे अपरिचित भी लग सकता है। यहाँ की प्रत्येक वस्तु का स्थान और विन्यास इतना निश्चित था, परंतु आज सब कुछ अपरिचित लग रहा है, और तुम भी अपरिचित लग रही हो। इसलिए कहता हूँ कि संभव है दृश्य उतना नहीं बदला जितनी मेरी दृष्टि बदल गई है। मल्लिका, थके हो, बैठ जाओ, आंखों से लगता है तुम अब भी स्वस्थ नहीं हो। कालिदास, बहुत दिन इधर उधर भटकने के बाद यहाँ आया हूँ। काश्मीर जाते हुए जिस कारण से नहीं आया था, आज उसी कारण से आया हूँ। मल्लिका, आर्य मातुल से आज ही पता चला था कि तुमने काश्मीर छोड़ दिया है। कालिदास, हाँ, क्योंकि सत्ता और प्रभुता का मोह छूट गया है। आज मैं सबसे मुक्त हूँ जो वर्षों से मुझे कसता रहा है। काश्मीर में लोग समझते हैं कि मैंने संन्यास ले लिया है, परंतु मैंने संन्यास नहीं लिया है। मैं केवल मातृगुप्त के कलेवर से मुक्त हुआ हूँ, जिससे पुनः कालिदास के कलेवर में जी सकूं। एक आकर्षण सदा मुझे उस सूत्र की ओर खींचता था जिसे तोड़कर मैं यहाँ से गया था। यहाँ की एक एक वस्तु में जो आत्मीयता थी वह यहाँ से जाकर मुझे कभी नहीं मिली, कहीं नहीं मिली। मुझे यहाँ की एक एक वस्तु के रूप और आकार का स्मरण है। कुंभ, बाग, छाल, कुशा, दीपक, गेरू की आकृतियाँ और तुम्हारी आंखें। जाने के दिन तुम्हारी आंखों का जो रूप देखा था वह आज तक मेरी स्मृति में अंकित है। मैं अपने को विश्वास दिलाता रहा हूँ कि कभी भी लौट कर आऊँ, यहाँ सब कुछ वैसा ही होगा। वाह वाह, कितना अच्छा बात बोला है कालिदास। तुम वहाँ जाके विवाह कर लो और तुम्हारे लिए कोई प्रतीक्षा करे, और तुम चाहो तो पुनः वापस आओ भी तो तुम्हें मल्लिका वैसी ही मिले। वाह वाह, क्या बात है कालिदास। मल्लिका, द्वार बंद रहने दो, तुम तो बात कर रहे हो, करते जाओ। कालिदास, देख तो लो कौन आया है। मल्लिका, वर्षा का दिन है, कोई भी हो सकता है, तुम बात करते रहो, वह चला जाएगा। कालिदास, कौन था यह? मल्लिका, कहा है ना, कोई भी हो सकता है। वर्षा में जिस किसी को आश्रय की आवश्यकता पड़ सकती है। कालिदास, परंतु मुझे इसका स्वर बहुत विचित्र सा लगा। मल्लिका, तुम यहाँ के संबंध में बात कर रहे थे। कालिदास, लगा जैसे मैं इस स्वर को पहचानता हूँ, जैसे यहाँ की हर वस्तु की तरह यह भी किसी परिचित स्वर का बदला हुआ रूप है। मल्लिका, तुम थके हो और अस्वस्थ हो, बैठकर बात करो। कालिदास, मैंने बहुत बार अपने संबंध में सोचा है मल्लिका, और हर बार इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि अंबिका ठीक कहती थी। मैं यहाँ से क्यों नहीं जाना चाहता था? एक कारण यह भी था कि मुझे अपने पर विश्वास नहीं था। मैं नहीं जानता था कि अभाव और भर्त्सना का जीवन व्यतीत करने के बाद प्रतिष्ठा और सम्मान के वातावरण में जाकर मैं कैसा अनुभव करूंगा। मन में कहीं यह आशंका थी कि वह वातावरण मुझे छा लेगा और मेरे जीवन की दिशा बदल देगा, और यह आशंका निराधार नहीं थी। तुम्हें बहुत आश्चर्य हुआ था कि मैं कश्मीर का शासन संभालने जा रहा हूँ। तुम्हें यह बहुत अस्वाभाविक लगा होगा, परंतु मुझे इसमें कुछ भी अस्वाभाविक प्रतीत नहीं होता। अभावपूर्ण जीवन की वह एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी। संभवतः उसमें कहीं उन सब से प्रतिशोध लेने की भावना भी थी जिन्होंने जब तब मेरी भर्त्सना की थी, मेरा उपहास उड़ाया था। परंतु मैं यह भी जानता था कि मैं सुखी नहीं हो सकता। मैंने बार बार अपने को विश्वास दिलाना चाहा कि कमी उस वातावरण में नहीं, मुझ में है। मैं अपने को बदल लूँ तो सुखी हो सकता हूँ, परंतु ऐसा नहीं हुआ। ना तो मैं बदल सका, ना सुखी हो सका। अधिकार मिला, सम्मान बहुत मिला, जो कुछ मैंने लिखा उसकी प्रतिलिपियाँ देश भर में पहुँच गई, परंतु मैं सुखी नहीं हुआ। किसी और के लिए वह वातावरण और जीवन स्वाभाविक हो सकता है था, मेरे लिए नहीं था। एक राज्याधिकारी का कार्य क्षेत्र मेरे कार्य क्षेत्र से भिन्न था। मुझे बार बार अनुभव होता कि मैंने प्रभुता और सुविधा के मोह में पड़कर उस क्षेत्र में अनधिकार प्रवेश किया है, और जिस विशाल
में मुझे रहना चाहिए था उससे दूर हट आया हूँ। अब भी मेरी आंखें दूर तक फैली क्षितिज रेखा पर पड़ती तभी यह अनुभूति मुझे सालती है कि मैं उस विशाल से दूर हट आया हूँ। मैं अपने को आश्वासन देता हूँ कि आज नहीं तो कल मैं परिस्थितियों पर वश पा लूँगा और समान रूप से दोनों क्षेत्रों में अपने को बांट दूंगा, परंतु मैं स्वयं ही परिस्थितियों के हाथे बनता और चालित होता रहा। जिस कल की मुझे प्रतीक्षा थी वह कल कभी नहीं आया और मैं धीरे धीरे खंडित होता गया और एक दिन मैंने पाया कि मैं सर्वथा टूट गया हूँ। मैं एक व्यक्ति नहीं हूँ जिसका उस विशाल के साथ कुछ भी संबंध था। कश्मीर जाते हुए मैं यहाँ से होकर नहीं जाना चाहता था। मुझे लगता था कि यह प्रदेश मेरे यहाँ की पर्वत श्रृंखलाएं और उपत्यकाएं मेरे सामने एक मूक प्रश्न का रूप ले लेगी। फिर भी लोभ का संवरण नहीं हुआ, परंतु उस बार यहाँ आकर मैं सुखी नहीं हुआ। मुझे अपने से वितृष्णा हुई, उनसे भी वितृष्णा हुई जिन्होंने मेरे आने के दिन को उत्सव की तरह माना। तब पहली बार मेरा मन मुक्ति के लिए व्याकुल हुआ था, परंतु उस समय मुक्त होना संभव नहीं था। मैं तब तुमसे मिलने के लिए नहीं आया क्योंकि भय था तुम्हारी आंखें मेरे अस्थिर मन को और अस्थिर कर देगी। मैं इससे बचना चाहता था, उसका कुछ भी परिणाम हो सकता था। मैं जानता था तुम पर उसकी क्या प्रक्रिया होगी, दूसरे तुमसे क्या कहेंगे। फिर भी उस संबंध में निश्चिंत था कि तुम्हारे मन में कोई वैसा भाव नहीं आएगा और मैं यह आशा लिए हुए चला गया कि एक कल ऐसा आएगा जब मैं तुमसे यह सब कह सकूंगा और तुम्हें अपने मन के द्वंद्व का विश्वास दिला सकूंगा। यह नहीं सोचा कि द्वंद्व एक ही व्यक्ति तक सीमित नहीं होता, परिवर्तन एक ही दिशा को व्याप्त नहीं करता। इसलिए आज यहाँ आकर बहुत व्यर्थता का बोध हो रहा है। लोग सोचते हैं मैंने उस जीवन और वातावरण में रहकर बहुत कुछ लिखा है, परंतु मैं जानता हूँ कि मैंने वहाँ रहकर कुछ नहीं लिखा है। जो कुछ लिखा है वह यहाँ के जीवन का ही संचय था। कुमार संभव की पृष्ठभूमि यह हिमालय है और तपस्विनी उमा तुम हो। मेघदूत के यक्ष की पीड़ा मेरी पीड़ा है और विरह विमर्दिता यक्षिणी तुम हो। यद्यपि मैंने स्वयं यहाँ होने और तुम्हें नगर में देखने की कल्पना की, अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला के रूप में तुम ही मेरे सामने थी। मैंने जब जब लिखने का प्रयत्न किया तुम्हारे और अपने जीवन के इतिहास को फिर दोहराया और जब उससे हटकर लिखना चाहा तो रचना प्राणवान नहीं हुई। रघुवंश में अज का विलाप मेरी ही वेदना की अभिव्यक्ति है और चाहता था तुम यह सब पढ़ पाती, परंतु सूत्र कुछ इस रूप में टूटा था कि मल्लिका वह सूत्र कभी नहीं टूटा। कालिदास मेघदूत तुम्हारे पास मेघदूत की प्रतिलिपि कैसे पहुंच गई? मल्लिका मेरे पास तुम्हारी सब रचनाएं हैं। रघुवंश और शाकुंतलम की प्रति या कुछ ही मास पहले मुझे मिल पाई है। कालिदास तुम्हारे पास मेरी सब रचनाएं हैं, परंतु वे यहाँ कैसे उपलब्ध हुई? क्या? मल्लिका उज्जैनी के व्यवसायी कभी कभी इस मार्ग से होकर भी जाते हैं कालिदास, और उनके पास ये प्रतिलिपियां मिल जाती है। मल्लिका मैंने कहकर मंगवाई थी, वर्ष 2 वर्ष में कहीं एक प्रतिलिपि मिल पाती थी। कालिदास और इनके लिए धन? मल्लिका वर्ष 2 वर्ष में एक प्रति मिल पाती थी, धन एकत्रित करने के लिए बहुत समय रहता था। कालिदास जो अभाव वर्षों ने मुझे सालते रहे वे आज और बड़े प्रतीत होते हैं। मल्लिका मुझे वर्षों पहले यहाँ लौट आना चाहिए था ताकि यहाँ वर्षा में भीग कर लिखता वह सब जो मैं अब तक नहीं लिख पाया और जो आषाढ़ के मेघों की तरह वर्षों से मेरे अंदर घुमर रहा है, परंतु बरस नहीं पाता क्योंकि उसे ऋतु नहीं मिलती, वायु नहीं मिलती। यह कौन सी रचना है? यह तो केवल कोरे पृष्ठ हैं। मल्लिका ये पन्ने अपने हाथों से बनाकर सिए थे। सोचा था कि तुम राजधानी से आओगे तो मैं तुम्हें यह भेंट दूंगी, कहूंगी कि इन पृष्ठों पर अपने सबसे बड़े महाकाव्य की रचना करना, परंतु उस बार तुम आकर भी नहीं आए और यह भेंट यहीं पड़ी रही। अब तो ये पन्ने टूटने भी लगे हैं और मुझे कहते संकोच होता है कि ये तुम्हारी रचना के लिए हैं। कालिदास तुमने ये पृष्ठ अपने हाथों से बनाए थे कि इन पर मैं एक महाकाव्य की रचना करूं। स्थान स्थान पर पानी की बूंदें पड़ी हैं जो निसंदेह वर्षा की बूंदें नहीं है। लगता है तुमने अपनी आंखों से इन कोरे पृष्ठों पर बहुत कुछ लिखा है, और आंखों से ही नहीं, स्थान स्थान पर ये पृष्ठ सफेद कणों से मैले हुए हैं। स्थान स्थान पर फूलों की सूखी पत्तियों ने अपने रंग इन पर छोड़ दिए हैं। कई स्थानों पर तुम्हारे नखों ने इन्हें छीला है, तुम्हारे दांतों ने इन्हें काटा है, और इसके अतिरिक्त ये ग्रीष्म की धूप के हल्के गहरे रंग, हेमंत की पत्र धूलि और इस घर की सीलन, ये पृष्ठ अब कोड़े कहाँ हैं? मल्लिका इन पर एक महाकाव्य की रचना हो चुकी है, अनंत सर्गों के एक महाकाव्य की। इन पृष्ठों पर अब कुछ नया नहीं लिखा जा सकता।
परंतु इसके आगे भी तो जीवन शेष है, हम फिर अत से आरंभ कर सकते हैं। कालिदास। मल्लिका। कालिदास। किसके रोने का शब्द है यह? मल्लिका। यह मेरा वर्तमान है। यानी मल्लिका की जो है ना अब शादी हो चुकी है, लेकिन कालिदास को अभी तक ये बात पता नहीं थी। कालिदास। तुम्हारा वर्तमान। हाँ, वर्तमान। विलोम। भीगे दिन में फिसलकर गिरे गिरे खाई में। कितनी बार कहा है भैया विलोम, बहुत ऊंचे मत चढ़ा करो। परंतु भैया विलोम क्यों मानने लगे? पहले आए तो द्वार बंद, लौट कर गए तो फिसल गए, फिर आए तो द्वार बंद, फिर लौट कर जाते तो क्या होता? आज का दिन ही ऐसा है कि ना जाने आंखों को क्या हो गया है। कभी अपरिचित आकृतियाँ भी बहुत परिचित जान पड़ती है और कभी परिचित आकृतियाँ भी परिचित नहीं लगती। अब इतनी परिचित आकृतियाँ हैं और इसे मैं पहचान ही नहीं रहा। आकृतियाँ जानी हुई है और व्यक्ति नया सा लगता है। कालिदास। आकृति बहुत बदल गई है, परंतु व्यक्ति आज भी वही है। विलोम। स्वर भी परिचित है और शब्द भी। तो तुम हो तुम। गिरने और चोट खाने का सारा कष्ट दूर हो गया। कितने दिनों से तुम्हें देखने की लालसा मन में थी। आओ, गले नहीं मिलोगे? मेरा शरीर मैला है इसलिए मुझी से घृणा है, परंतु इस तरह मेरा तुम्हारा संबंध नहीं टूट सकता। तुमने कहा था ना कि हम एक दूसरे के बहुत निकट पड़ते हैं। नहीं कहा था? मैंने इन वर्षों में उस निकटता में अंतर नहीं आने दिया। मैं तो समझता हूँ कि अब हम एक दूसरे के और भी निकट पड़ते हैं। क्यों मल्लिका, मैं ठीक नहीं कहता? तुम वहाँ स्तंभित सी क्यों खड़ी हो? विलोम। इस घर में अब तो अयाचित अतिथि नहीं है, अब तो वह अधिकार से आता है। नहीं, अब तो वह इस घर में कालिदास का स्वागत और आतिथ्य कर सकता है ना? नहीं कहोगे? नहीं कहोगे? कितनी आकस्मिक बात है कि तब भी मुझसे इसी घर में भेंट हुई थी और आज भी यही हुई है। परंतु सच मानो, यह आकस्मिक बात नहीं है। तुम जब भी आते हमारी भेंट यही होती। तुमने अब तक कालिदास के आतिथ्य का उपक्रम नहीं किया। वर्षों के बाद यह एक अतिथि घर में आए और उसका आतिथ्य न हो। जानती हो कालिदास को इस प्रदेश के हरिणसाबों का कितना मोह है? एक हरिणसावक इस घर में भी है। तुमने मल्लिका की बच्ची को नहीं देखा है? उसकी आंखें किसी हरिणसावक से कम सुंदर नहीं है। और जानते हो अष्टावक्र क्या कहता है? मल्लिका। अरे विलोम, तुम नहीं चाहती कि कालिदास यह जाने कि अष्टावक्र क्या कहता है, परंतु मुझे उसकी बात पर विश्वास नहीं होता। मैं इसलिए कह रहा था कि संभव है कालिदास ही देखकर बता सके कि अष्टावक्र की बात कहाँ तक सच है। क्या बच्ची की आकृति सचमुच विलोम से मिलती है या? चलो देखोगे? कालिदास। यहाँ से चले जाओ विलोम। चला जाऊं? इस घर से या ग्राम प्रांतर से ही? सुना है शासन बहुत बली होता है, प्रभुता में बहुत सामर्थ्य होती है। कालिदास। मैं कह रहा हूँ इस समय यहाँ से चले जाओ। विलोम। क्योंकि तुम यहाँ लौट आए हो, क्योंकि वर्षों से छोड़ी हुई भूमि आज फिर तुम्हें अपनी प्रतीत होने लगी है, क्योंकि तुम्हारे अधिकार शाश्वत हैं। जैसे तुम बाहर जीवन की गति ही नहीं है, तुम हो और कोई नहीं है। परंतु समय निर्दयी नहीं है, उसने औरों को भी सत्ता दी है, अधिकार दिए हैं। वह धूप और नैवेद्य लिए घर की देहली पर रुका नहीं रहा। उसने औरों को अवसर दिया है, निर्माण किया है। तुम्हें उसके निर्माण से वितृष्णा होती है, क्योंकि तुम जहाँ अपने को देखना चाहते हो नहीं देख पा रहे हो। कहने का मतलब ये था ना कि कालिदास जो इससे प्रेम करता था, तो कहीं ना कहीं मल्लिका के साथ इसको होना चाहिए था अभी। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि विलोम से उसकी विवाह हो गई है। तो कालिदास को ये चीज़ मतलब खेद हो रही है उसे इस चीज़ का, मतलब कि क्या देख रहा हूँ मैं। तो इसी बात को प्रकट कर रहा है विलोम। बोलता है कि जहाँ तुम अपने को देखना चाहते हो नहीं देख पा रहे हो। तुम चाहते हो कि इस समय मैं यहाँ से चला जाऊँ। मैं चला जाता हूँ इसलिए नहीं कि तुम आदेश देते हो, परंतु इसलिए कि तुम आज यहाँ अतिथि हो और अतिथि की इच्छा का मान होना चाहिए। देखना मल्लिका, आतिथ्य में कोई कमी ना रहे। जो अतिथि वर्षों में एक बार आया है वह आगे जाने कभी आएगा या नहीं। मल्लिका। क्या सोच रहे हो? कालिदास। सोच रहा हूँ कि वह आषाढ़ का ऐसा ही दिन था, ऐसी ही घाटी में मेघ भरे थे और असमय अंधेरा हो आया था। मैंने घाटी में एक आहत हरिणशावक को देखा था और उठाकर यहाँ ले आया था। तुमने उसका उपचार किया था। मल्लिका। और भी तो कुछ सोच रहे हो? कालिदास। और सोच रहा हूँ कि उपत्यकाओं का विस्तार वही है, पर्वत शिखर की ओर जाने वाला मार्ग भी वही है, वायु में वैसा ही नमी है, वातावरण की ध्वनियाँ भी वैसी ही है। मल्लिका। और कालिदास। और कि वही चेतना है जिसमें कंपन होता है, वही हृदय है जिसमें आवेश जागता है। परंतु यह कोरे पृष्ठ का महाकाव्य तब नहीं लिखा गया था। मल्लिका। तुम कह रहे थे कि तुम फिर अत से आरंभ करना चाहते हो।
कालिदास, मैंने कहा था कि मैं अत से आरंभ करना चाहता हूँ। यह संभवतः इच्छा का समय के साथ द्वंद्व था, परंतु देख रहा हूँ कि समय अधिक शक्तिशाली है। क्योंकि मल्लिका, क्योंकि कालिदास, क्योंकि वह प्रतीक्षा नहीं करता। मल्लिका, कालिदास, कालिदास। पैर बाहर की ओर बढ़ने लगते हैं, परंतु बच्ची की बाहों में देखकर जैसे वहीं जकड़ जाती है। फिर टूटी सी आकर आसन पर बैठ जाती है और बच्ची की ओर साथ सटाकर रोती हुई उसे चूमने लगती है। बिजली बार बार चमकती है और मेघ गर्जन सुनाई देता रहता है। यहाँ पर हमारी नाटक समाप्त हो गई। और चलिए, अब हम लोग पूरा नाटक को पढ़ चुके हैं, ठीक है। और नाटक पढ़ने के बाद इससे संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट पंक्तियाँ थी, वो मैं एकत्रित करके एक जगह अपने नोट्स में ऐड की थी, तो सोचिए आप लोगों को भी शेयर कर दूँ। तो आषाढ़ का एक दिन 1958 मोहन राकेश जी के द्वारा लिखित है। 3 अंक है। अंबिका है, ठीक है। ग्राम की वृद्धा, मल्लिका उसकी पुत्री, कालिदास कवि, दंतुल राजपुरुष, मातुल, ठीक है। ये पात्रों का परिचय तो मैं करवा ही चुकी थी। अग्निमित्र नाम आया था एक बार, वो जो बोलती है कि अग्निमित्र को मैं भेजी हूँ तुम्हारे लिए, मतलब मल्लिका की जो शादी करवाना चाहती थी उसकी माँ, ठीक है, तो अग्निमित्र को ही भेजी थी, ठीक है। और ऋतु संहार ग्रंथ के आचार्य व रुचि स्वयं लेने आए थे किसको? कालिदास को, ठीक है। और वो कहाँ पे ठहरे थे? तो जगदम्बा के मंदिर में कालिदास बैठे हुए थे। और वो क्या देना चाहते थे? तो लेखक को सम्मान एवं राजकवि का आसन देना चाहते हैं। प्रथम अंक का जो प्रारंभ होता है वो पंक्ति है, और ये पंक्ति मल्लिका की थी। आषाढ़ का पहला दिन और ऐसी वर्षा माँ, ऐसी धारासार वर्षा, दूर दूर तक की उपत्यकाएं भीग गई है और मैं भी तो देखो न माँ कैसी भीग गई हूँ। मल्लिका की पंक्ति है। अंबिका, कभी वर्षों में ये आकृतियाँ यहाँ दिखाई देती है और जब भी दिखाई देती है कोई ना कोई अनिष्ट होता है। कभी युद्ध की सूचना आती है, कभी महामारी की। ये अंबिका की पंक्ति है। पिछली महामारी में तुम्हारी पिता की मृत्यु हुई, तभी मैंने ये आकृतियाँ देखी थी। मल्लिका, मल्लिका का जीवन उसकी अपनी संपत्ति है, वह उसे नष्ट करना चाहती है तो किसी को उस पर आलोचना करने का क्या अधिकार है? ये मल्लिका की पंक्ति है। अंबिका, आज तुम्हारा जीवन तुम्हारी संपत्ति है, मेरा तुम पर कोई अधिकार नहीं है। मल्लिका, मैंने भावना में एक भावना का वर्णन किया है, मेरे लिए वह संबंध और सब संबंधों से बड़ा है। मैं वास्तव में अपनी भावना से प्रेम करती हूँ, जो पवित्र है, कोमल है, अनश्वर है। अंबिका, माँ का जीवन भावना नहीं कर्म है। दंतुल, मैं तुम्हारी दृष्टि की प्रशंसा करता हूँ, मेरी वेशभूषा ही इस बात का परिचय देती है कि मैं यहाँ का निवासी नहीं हूँ। कालिदास, शब्द और अर्थ राजपुरुषों का संपत्ति है, जानकर आश्चर्य हुआ। यह हरिण शावक इस पार्वत्य भूमि की संपत्ति है, राजपुरुष और इसी पार्वत्य भूमि के निवासी हम इसके सजातीय हैं। दंतुल, उज्जैनी की राज्यसभा का प्रत्येक व्यक्ति ऋतु संहार के लेखक कवि कालिदास को जानता है। तो मल्लिका के साथ जो कालिदास रचना किए थे वो रचना थी इनकी ऋतु संहार, ठीक है। और उज्जैनी जाकर जो ये रचना किए थे वो थी इनके कुमार संभव और मेघदूतम। मल्लिका, और तुम्हारी यथार्थ दृष्टि केवल दोष देखती है। अंबिका, वह व्यक्ति आत्मसीमित है, संसार में अपने सिवा उसे और किसी से मोह नहीं है। किसी संबंध से बचने के लिए अभाव जितना बड़ा कारण होता है, अभाव की पूर्ति उससे बड़ा कारण बन जाती है। ये भी पंक्तियाँ किसकी थी? अंबिका की थी। रंगिनी क्या करती थी? तो नृत्य का काम करती थी। और संगिनी जो है मृदंग और वीणा वादन करती थी। संगिनी ने पतंजलि में क्या लिखा है कि यदवा को कुछ लोग यरवा बोलते हैं और तदवा को तरवा। ये पंक्ति आप वहाँ भी देखे थे नाटक में। मातुल, मैं राजकीय मुद्राओं से किरीट होने के लिए नहीं हूँ। निक्षेप, योग्यता 1/4 व्यक्तित्व का निर्माण करती है, तो शेष पूर्ति प्रतिष्ठा द्वारा होती है। 25 की BYQ क्वेश्चन है। उसके बाद है कि विलोम, छंदों का अभ्यास मेरी वृत्ति नहीं है। कालिदास का नया नाम देवमातृगुप्त है, क्योंकि वह कश्मीर का नया राज्य संभालने जा रहे हैं। विलोम क्या है? एक असफल कालिदास और कालिदास एक सफल विलोम। हम कहीं एक दूसरे से बहुत निकट पड़ते हैं। कालिदास, मैं अनुभव करता हूँ कि यह ग्राम प्रांतर मेरी वास्तविक भूमि है। मैं कई सूत्रों से इस भूमि से जुड़ा हूँ। उन सूत्रों में तुम हो, ये आकाश और ये मेघ है, यहाँ की हरियाली है, हरिणों के बच्चे हैं, पशुपाल है। ये पंक्ति कालिदास की थी। फिर कुछ वर्षों के बाद अंक 2 प्रकोष्ठ की स्थिति। मल्लिका, यहाँ उन्होंने ऋतु संहार की रचना की थी। कोई व्यक्ति जब उन्नति करता है तो उसके नाम के साथ कई तरह के अपवाद जुड़ने लगते हैं। ये मल्लिका की पंक्ति थी। संगिनी, जैसे कालिदास ने कुमार संभव में लिखा है, भाष्वंती रत्नानि मोहस धीश्च। ये प्रकाश देने वाली औषधियाँ कौन सी हैं? संगिनी।
संगिनी की ये पंक्ति थी। आगे है प्रियंगु मंजरी, सचमुच वैसी ही हो जैसी मैंने कल्पना की थी, सचमुच बहुत सुंदर हो, जानती हो अपरिचित होते हुए भी तुम मुझे अपरिचित नहीं लग रही हो। आज का इस भूमि का आकर्षण ही हमें यहाँ ले आया है, अन्यथा दूसरे मार्ग से जाने से हमें अधिक सुविधा थी। यहाँ से बहुत दूर तक की पर्वत श्रृंखलाएं दिखाई देती है, कितनी निर्बाध सुंदरता है। मुझे यहाँ आकर तुमसे स्पर्धा हो रही है। ये सब बात मल्लिका और प्रियंगु मंजरी के बीच हो रही थी। मैं समझ सकती हूँ, उनसे जान चुकी हूँ, तुम बचपन से उनकी संगिनी रही हो, उनकी रचनाओं के प्रति तुम्हारा मोह स्वाभाविक है। विलोम, राजकीय पगडुली घर में पड़ती है तो लोग गौरव का अनुभव करते हैं। ऐसा अवसर हर किसी के जीवन में कहाँ आता है। रंगिनी उज्जैनी के नाट्य केंद्र में नृत्य का अभ्यास करती है और नाटक लिखने में भी इसकी रुचि है। ठीक है, रंगिनी की। और संगिनी मृदंग वीणा वादन सीखती है और प्रणय गीत लिखती है। आषाढ़ का एक दिन नाटक में जैसे कि बच्चन सिंह का क्या कहना था इस नाटक के बारे में। ठीक है, तो ये 3-4 पंक्ति थी जो कि इम्पोर्टेंट है। ऐतिहासिक दृष्टि से स्वच्छंदतावाद काल में जो स्थान प्रसाद का है वह उत्तर स्वच्छंदतावाद काल में वही स्थान राकेश का है। बच्चन सिंह का कथन है आषाढ़ के एक दिन नाटक के बारे में। उसके बाद है आषाढ़ का एक दिन लहरों के राजहंस मिथकीय नाटक है तो आधे अधूरे सामाजिक और यह समस्यामूलक। बच्चन सिंह का कथन है। आषाढ़ का एक दिन राजश्रय और व्यक्ति स्वतंत्र के बीच भटकती हुई सृजनात्मक का नाट्य बिंब है। बच्चन सिंह। कोई चाहे तो इसे मेघ बिंबों का नाटक भी कह सकता है। ये चारों कथन जो थी आषाढ़ की एक दिन के बारे में, ये बच्चन सिंह के कथन है, बेहद इंपॉर्टेंट है। और हमारी यहाँ पे नाटक जो है पूर्ण रूपेण समाप्त हो गई आषाढ़ के एक दिन। और इससे संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट पंक्तियाँ थी और जो भी कथन थे बच्चन सिंह के वो भी मैं करवा दी। और अब अगली नाटक हमारी जो कल होगी वो है ध्रुव स्वामिनी नाटक।